Hello, guys. Good evening. I hope I am visible and audible both. Kindly confirm. So, let's start with my journey of UPSC. तो मैंने सीरियसली स्टार्ट किया 2014 में। उसके पहले मैं सोच रही थी जैसे ही मैं कॉलेज से पास आउट हुई तो कॉलेज के लास्ट ईयर में आई थॉट दैट आई शुड either I should go for private job or I should do something more. विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वी कैन स्टार्ट नाउ। तो मैंने स्टार्ट किया 2014 में और मैं दिल्ली आ गई। उसके पहले मैंने 2 साल मैंने जॉब किया, लगभग 1.5 साल। तो मुझे लगा कि प्राइवेट जॉब इज नॉट फॉर मी, क्योंकि आपको ये लगता है जब तक आपका जॉब नहीं लगता है तो आपको लगता है कि दिस इज द बिग थिंग एंड दिस विल चेंज योर लाइफ। लेकिन उसके बाद आप जॉब करते हो एंड यू सडनली फील कि क्या यही था सब कुछ, इसके लिए इतनी पढ़ाई करके हम यहाँ तक आए। तो फिर देन आई स्टार्टेड थिंकिंग सीरियसली अबाउट डूइंग समथिंग मोर। और क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ से ज़्यादा लोग क्या, मेरी फैमिली में तो कोई नहीं है जो सिविल सर्वेंट है, और डिस्टेंट फैमिली में भी, रिलेटिव्स में भी कोई नहीं है। तो मेरे लिए तो बहुत टफ था ये डिसाइड करना कि आगे क्या करना चाहिए। और इसलिए मेरा जो डिसीजन लेने का जो मेन फैक्टर रहा वो रहा, न्यूज़पेपर्स में और मैगज़ीन्स में आप इंटरव्यूज़ देखते हो टॉपर्स के। तो मुझे लगा कि ये भी कुछ होता है, यूपीएससी कुछ होता है। और उसमें बड़े-बड़े इंटरव्यूज़ लिखे होते थे, जैसे प्रतियोगिता दर्पण आती थी उस टाइम पे। तो आई यूज्ड टू थिंक कि क्या होता है ये? एंड आई स्टार्टेड इंक्वायरिंग अबाउट दिस, कि कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या होता है? एंड देयर वाज़ लिटरली नोबडी टू गाइड मी। तो मैं उसके बाद में जब कॉलेज के बाद में जॉब हो गया, तो मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती थी। आई स्टार्टेड विद हिंदू हिंदू पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो, क्योंकि वो प्रतियोगिता दर्पण में वो वही बताते थे। और शायद 1-2 मैगज़ीन्स अभी जो मुझे याद नहीं है वो भी रही होंगी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया न्यूज़पेपर समझने से, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम रहा है तो आप सोच सकते हो कि मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं हूँ, सीएससी से मैंने इंजीनियरिंग किया है। तो और जब मैंने जो मेरी एजुकेशन हुई है वो, बिकॉज़ आई बिलॉन्ग टू रूरल एरिया ऑफ हरियाणा, तो आप समझ सकते हो कि कितना टफ रहा होगा मेरे लिए। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो कोई गाइडेंस के बिना सिर्फ़ आप कुछ टॉपर्स के इंटरव्यूज़ पढ़ के आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप सोच लीजिए कि कितना बेसिक से शुरू किया होगा। अ, उसके बाद में मैं क्या करती थी कि क्योंकि पेपर को पढ़ना इतना आसान नहीं था, बिल्कुल भी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था मेरा, इंग्लिश मीडियम से नहीं रहा है तो वो एक अलग से मुश्किल थी। तो मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ समझ नहीं आता था लिटरली। तो मैंने उसके नोट्स बनाने शुरू किए, उसको मैं देखती थी कि जब मैं अपने जॉब से आ जाती थी तो मैं उम, उसमें हाइलाइट करती थी उसको, इंग्लिश में उसकी मीनिंग देखती थी और उसकी मीनिंग लिखती थी कि ये वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोसेस थी। उसके बाद में ये सब स्टार्ट हुआ कि ठीक है, थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लग गया। बट अभी पता नहीं था कि यूपीएससी में क्या करना होता है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या सब्जेक्ट लेना होगा, मेरे लिए क्या ठीक रहेगा। तो मैंने स्टार्ट किया, मैं मुखर्जी नगर उस टाइम पे मैंने सुना था, किसी फ्रेंड के रिलेटिव कोई तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आई केम देयर। और मैंने आके ऐसे ही थोड़ा देखा तो बहुत भीड़-भाड़ वाला इलाका एंड मतलब मैं तो बहुत डर गई कि यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स और कुछ किसी को जानते नहीं हो। तो मैंने वो स्टार्ट पहले इंक्वायरी करना स्टार्ट किया मैंने। फ्रेंड था मेरा एक कॉलेज से ही, उसके भाई तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे। तो मैंने उनसे थोड़ा बहुत पता किया कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और मैंने बुक्स खरीद लिया वहाँ से, बेसिक बुक्स एनसीईआरटी। और क्योंकि मेरा तो हिंदी मीडियम रहा है तो मैंने एनसीईआरटी कभी पढ़ी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने पहले तो सारी बुक्स खरीद ली 6 टू 12 की, सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स खरीद ली, सिलेबस देख लिया कि क्या होता है। मैंने सोचा सब्जेक्ट बाद में डिसाइड करते हैं, पहले इसके साथ स्टार्ट करते हैं कि अ, आपकी बेसिक बुक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद में धीरे-धीरे पढ़ना शुरू किया और जॉब के साथ में मुश्किल हो रहा था डेफ़िनेटली, क्योंकि
प्राइवेट जॉब में मैं एचसीएल में मैं काम करती थी नोएडा। तो मैं ऑफ़िस से आने के बाद में बहुत थक जाती थी और मुझसे ये प्रिपरेशन नहीं हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे छोड़ देना चाहिए और मुझे यूपीएससी की ही तैयारी करनी चाहिए अब। तो उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया और धीरे-धीरे जैसे बुक्स होती हैं, आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये तो आसान है और मतलब मैं ये सोच के आई थी लाइक मैनी ऑफ यू कि जाएँगे और 1 साल में तो अपना हो जाएगा। तो मैंने सब जॉब छोड़ दिया और घर पे ऑब्वियसली आई डिडन्ट टेल माय मदर इनिशियली for 6 months. I didn't tell my father also that I have quit my job and I have come to Delhi and have started preparation. I told them that I'm thinking about it. I'll go there and I'll start, but I didn't tell them क्योंकि मैं भी श्योर नहीं थी कि दे विल एग्री टू दिस और नॉट क्योंकि जॉब लगना एक मिडिल क्लास फैमिली में आप जानते हैं कि जॉब लगना ही अपने आप में इतनी बड़ी बात होती है कि उनको लगता है कि डेस्टिनेशन तो अचीव हो गया, अब इसको क्या पड़ी है। तो मैंने मैं आ गई मुखर्जी नगर में और मैंने सब स्टार्ट किया बहुत बेसिक से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पता किए। मतलब यू वोंट बिलीव कि इतना मेरा जो था नॉलेज इस चीज़ के बारे में इतना कम था कि मैं मतलब जो बस स्टैंड है मुखर्जी नगर का अगर किसी ने देखा होगा, तो मैं वहाँ पे बैठ के लिटरली जो कोचिंग से लोग निकलते थे, मैं उनसे पूछ रही थी कि कैसे कौन-सी कोचिंग अच्छी रहेगी, क्या पढ़ना चाहिए, कौन बताएगा? तो मतलब आप सोचिए कि इतने मतलब एकदम ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा जैसे पता चला, लिमिटेड ही कि ये कोचिंग अच्छी है या बाजीराव थी या कुछ बाजीराम के अलावा एक शायद उस टाइम पे सिनर्जी थी, श्रीराम थी, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे कुछ, इंग्लिश मीडियम के जो थे। तो मैंने ऐसे ही उस टाइम पे एडमिशन ले लिया, श्रीराम में एडमिशन ले लिया मैंने और स्टार्ट कर दिया, उनके क्लासेस होती थी। फिर उसी टाइम पे मैंने सब्जेक्ट का डिसाइड करने का हो रहा था, तो किसी से बात हुई तो ऐसे निकल के आया कि इंजीनियरिंग करने वाले लोग तो ज़्यादातर टेक्निकल सब्जेक्ट ले लेते हैं, ज्योग्राफी वगैरह। तो मैंने ज्योग्राफी ले लिया और स्टार्ट कर दिया, वहीं पे ही खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया पहले तो। फिर उसके बाद में आलोक सर की कोचिंग हुआ करती थी, वो जॉइन कर ली। तो मैंने आते ही लगभग सब स्टार्ट कर दिया, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनीथिंग कि ठीक है कोचिंग जॉइन करते हैं और सब धीरे-धीरे पता चल जाएगा बिकॉज़ आई डिडन्ट हैव एनीबॉडी टू गाइड मी प्रॉपरली। तो उस के साथ में मैंने स्टार्ट किया और कोचिंग होती थी, कोचिंग के नोट्स बनाए फिर आके रिवाइज़ करते थे और ऐसे ही प्रोसेस शुरू हो गया। फिर आपको पता चलता है कि आपके सारे नोट्स इकट्ठे हो गए हैं, एग्ज़ाम भी आ गया है और अब आप उसको बहुत सारा पढ़ के बैठ गए हो। जो भी मार्केट में आप एग्ज़ाम के टाइम पे जाते हो, बहुत कुछ आता है कि आपका कोई भी मैगज़ीन आ रहा है, कुरुक्षेत्र आ रही है या फिर योजना है, आपने वो भी पढ़ लिए, कोई और मैगज़ीन आ रही है करंट अफ़ेयर्स की, वो भी पढ़ लिया, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, कोचिंग के नोट्स भी पढ़ रहे हो। तो बहुत सारा मैंने ऐसे ही करके मतलब कोई लिमिट नहीं थी जो मैं पढ़ रही थी। मतलब कुछ कंसोलिडेशन नहीं हो रहा था, बस मैं पढ़े जा रही थी बहुत सारा। और उसके बाद में मैंने शुरू किया तो जब एग्ज़ाम का टाइम आया, तो सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि इट टेक्स टाइम और मैंने शायद कोचिंग उसके हिसाब से नहीं करी थी कि कब एग्ज़ाम है। मैंने आते ही कोचिंग ऐसे जॉइन कर ली थी जब मैंने जॉब छोड़ा और उसके बाद में स्टार्ट कर दिया। तो पहला अटेम्प्ट तो ऐसे ही पता नहीं चला कि कहाँ चला गया। मतलब प्रीलिम्स ही नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट में और पता भी था मतलब कोई दुःख नहीं था कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पता था कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और बस आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, कुछ कंसोलिडेट नहीं किया है और एग्ज़ाम का पैटर्न भी आपको धीरे-धीरे समझ में आता है कि क्या है। तो मतलब नहीं होना था एंड हुआ भी नहीं और बहुत ज़्यादा मेरे जीएस के बहुत इससे नहीं हुआ था कि जीएस मेरा मतलब बहुत कम मार्क्स से रह गया था लाइक 1 नंबर से या डेढ़ नंबर से रह गया था। हाँ, मैंने कुछ लोग लिख रहे हैं इंग्लिश कोचिंग में एडमिशन हाँ, इंग्लिश में लिया था मैंने क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद में मेरा पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुआ लेकिन मेरा कोचिंग क्योंकि अब इंजीनियर हो आप और आपने
आपने ग्रेजुएशन तो अब ऐसा मानते हो ना कि इंजीनियरिंग में आ गए हो तो अब इंग्लिश के भी नहीं हो, हिंदी के भी नहीं हो, बट यू आर सपोज टू नो बोथ। और बहुत ज़्यादा क्योंकि आपका बैकग्राउंड हिंदी में रहा है तो आप आपको वैसे दिक्कत आएगी जैसे जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आप समझेंगे कि जिसका बैकग्राउंड नहीं रहा है तो उसको दिक्कत होती है। तो मैंने इंग्लिश मीडियम से ही करा है और उसके बाद में ये एग्ज़ाम दिया फिर नहीं हुआ इस अटेम्प्ट में। सेकंड सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू हो गई। तो इसके बाद में ऐसे ही मतलब मल्टीपल फेलियर्स, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, कभी कुछ नहीं होता था, कभी कुछ नहीं होता था। तो ऐसे करके फिर आईएफएस का आपने तैयारी जब आप इसकी कर रहे होते हैं शुरू में तो आई डिडन्ट हैव एनी नॉलेज लाइक मैनी ऑफ यू कि फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम होता है, इसका क्या सिलेबस होता है। उसके बाद में आपको पता चलता है कि जब आप मल्टीपल फेलियर्स देखते हो, तब आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। हाँ, तो उसके बाद में मैंने शुरू किया, तो मैंने फिर फ़ॉरेस्ट सर्विस का शुरू किया, तो मेरा फ़ॉरेस्ट सर्विस का मैं आपको अब लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि मैंने क्या-क्या किया, क्या-क्या गलतियाँ करी और फिर क्या ठीक किया जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ। अ, जैसे पहले मैंने बहुत सारे सवाल हैं, मैं बाद में आई विल टेक अप ऑल योर क्वेश्चन्स। पहले मैं अपना बेसिक जो मैंने किया, मैं वहाँ से शुरू करती हूँ। मैं आपके अभी वेट आप क्वेश्चन्स लिखते रहिए, टाइप करते रहिए जो भी आपके क्वेश्चन्स हैं एंड आई विल टेल यू व्हाटएवर आई नो एंड व्हाटएवर हैज़ बीन माय एक्सपीरियंस आई विल शेयर विद यू। तो मैंने स्टार्ट किया तो मैंने पहले जैसे मैंने बताया कि मैंने श्रीराम में कोचिंग लिया था, तो उसके नोट्स थे, तो सारे मुझे वर्थ इट नहीं लगे। फिर आप आते हो घूम फिर के बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हो। तो मैंने एनसीईआरटी मेरे लिए क्योंकि बहुत नई थी तो पहले मैंने 6 टू 12 सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने देखा कि सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने कुछ में जैसे ज्योग्राफी में होती है 11th-12th का मैंने पढ़ा, उसके नोट्स बनाए और कुछ कोचिंग के नोट्स होते थे जो तो मैं उसको उससे सप्लीमेंट कर लेती थी। तो बहुत सारे नोट्स इकट्ठा हो गए थे, आपका बहुत वॉल्यूमिनस मतलब इतना नोट्स कि आप रिवाइज़ भी ना कर पाओ। तो ऐसा शुरू हुआ। उसके बाद में जैसे आप पॉलिटी के लिए जानते हैं कि पॉलिटी के लिए मैंने भी लक्ष्मीकांत ही पढ़ा और मैंने पाया बहुत सारे इधर-उधर से ट्राई करने के बाद कि लक्ष्मीकांत ही बेस्ट है। लक्ष्मीकांत के मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी। उसी में हाइलाइट कर लेती थी और इतनी बार लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी कि मतलब आप लगा लीजिए कि 6-7 साल की प्रिपरेशन में आप कितनी बार उसको पढ़ लिया होगा। मतलब एक रफ एस्टिमेट बताऊँ तो अ, 40-50 बार तो पढ़ ही लिया होगा। उसके बाद में इकोनॉमी इकोनॉमी के लिए जैसे मैंने कोचिंग करी थी श्रीराम से, तो मैंने इकोनॉमी के नोट्स श्रीराम के पढ़े थे और फिर मुरनाल क की वेबसाइट से मैं उसके नोट्स भी मैंने कॉपी किए। तो मैंने उसमें से दोनों में से जैसे इकोनॉमी मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, तो मैंने उसमें से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे, उस पे पहले मैंने हाइलाइट कर लिया, फिर उसमें से अपने नोट्स बना लिए, फिर करंट अफ़ेयर्स पढ़ती थी, उसमें से नोट्स को सप्लीमेंट कर लेती थी। हाँ, तो एक इस तरीके से एक अच्छा मैंने शुरू में क्या होता है कि आप बहुत परफेक्ट नोट्स नहीं बनाते हो, तो मेरे नोट्स बहुत बड़े होते थे जिनको मैं रिवाइज़ नहीं कर पाती थी। फिर धीरे-धीरे क्या होता है आप अपनी मिस्टेक से सीखते हो, फिर आपको लगता है कि ऐसे तो रिवाइज़ नहीं हो पाएगा, तो फिर आप उसको छोटा कर लेते हो। तो सेम आई डिड द सेम कि पहले मैं बहुत परफेक्ट नोट्स नहीं थे। धीरे-धीरे मुझे लगा कि ठीक है छोटे नोट्स मतलब रिवाइज़ करने में ईज़ी होने चाहिए। तो मैंने इकोनॉमी के जैसे 11th-12th आप पढ़ते हो उसके बाद में आपने करंट अफ़ेयर्स से उसको सप्लीमेंट कर लिया। फिर आपके जो मृणल के नोट्स थे, वो बहुत ज़्यादा कई बार बहुत शुरू में जब होते हो तो आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। फिर धीरे-धीरे आपको समझ में आता है कि एलिमिनेट क्या करना है, आपको कौन-सी चीज़ों पे फ़ोकस करना है। तो ऐसे करके मेरा हो गया था कि मैंने किस चीज़ पे फ़ोकस करना है और मैं नोट्स बना लिए थे उसके। उसके बाद मैं करंट अफ़ेयर्स से जैसे मैंने बताया पीटी 365 उससे मैं वो भी पढ़ती थी लास्ट में और उसमें से जो मेन पॉइंट्स होते थे मुझे जो इम्पोर्टेंट लगते थे, मैं अपने नोट्स में भी उसको अपने नोट्स को एनरिच करने के लिए उसमें से एड वैल्यू एडिशन कर लेती थी। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मेरा सिविल सर्विसेज़ में मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो ज्योग्राफी का तो कोई लिमिट नहीं है। मैंने इतना पढ़ा होगा ज्योग्राफी की हार्डली मुझे लगता है कि 99% स्टूडेंट्स जिनका क्वालीफाई हुआ है उससे ज़्यादा ही पढ़ लिया होगा मैंने। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको लगता है ना कि कहीं न कहीं आप कम पढ़ रहे हो। सो यू फोकस ऑन क्वांटिटी मोर देन क्वालिटी। तो मैंने बहुत सारा पढ़ा जो भी कोचिंग के नोट्स मिलते थे मुझे मैं सबका ले लेती थी। आई थिंक नीतू सिंह मैम का
फिर वाजीराम में जो नोट्स थे ज्योग्राफी के वो भी मैंने कर लिए। और आलोक कुमार सर के नोट्स थे और जितनी भी बुक्स आपकी होती हैं जीसी लियोंग और या सविंदर सिंह और सब कुछ एनसीईआरटी और हमारी अपनी जो सब्जेक्ट के लिए बुक्स होती हैं सब पढ़ रखी थी ज्योग्राफी के लिए तो उसमें माजिद हुसैन तो सब कुछ मैंने सारे नो मतलब सारी बुक्स पढ़ रखी थी। तो ज्योग्राफी में तो ऐसा था कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं थी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो वो आपका अगर सब्जेक्ट नहीं है ज्योग्राफी तो आप फिर बेसिक बुक्स लीजिए जैसे 11th-12th आप पढ़ते हैं, वो बुक्स लीजिए। जीसी लियोंग है उससे पढ़िए और आपका कुछ आपको वैल्यू एडिशन करना है तो आप जैसे कुछ मैप सीरीज़ आती हैं, वो मैप सीरीज़ से आप उसमें देख सकते हो कि आप क्या यूटिलिटी है आपके लिए। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या चल रहा है, क्या इम्पोर्टेंट है, कौन से प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, आप वो जो थोड़ा डायनामिक पार्ट होता है, वो आपको ऐड करते रहना पड़ेगा। फिर इसके अलावा हम एनवायरनमेंट के लिए मैंने शुरू में पढ़ा था, मृणाल को भी रेफ़र किया था, जो उसके सीओपीज़ वगैरह जो होती हैं और एग्रीमेंट्स हैं, वो सब है उसके लिए। और कुछ वेबसाइट्स होती थी जैसे कुछ अच्छा लग रहा है इनसाइट्स है या आईएएस बाबा है, उसके कुछ नोट्स मैं फ़ॉलो कर लेती थी। या फिर शंकर आईएएस तो वो तो एकदम मतलब शुरू से एंड तक कितनी बार पढ़ा होगा। तो शंकर आईएएस पढ़ने के बाद में बाकी पीटी 365 से आप एनवायरनमेंट पढ़ते हो। फिर आप अपना एक होता ये है कि पढ़ते बहुत सारा हो लेकिन लास्ट में जो काम किया वो ये था कि अपने नोट्स तैयार हो गए थे कुछ सब्जेक्ट्स में। जैसे पॉलिटी में आप एक बुक काफ़ी है तो आप उसमें करंट अफेयर्स से कुछ देख सकते हो कि क्या इम्पोर्टेंट है, उसको फ़ोकस कर सकते हो। या फिर जो क्वेश्चन्स आते हैं आप मॉक से देख लेते हो कि ये क्वेश्चन्स आप उसको खुद से सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही हैं। तो लक्ष्मीकांत में तो ऐसा था कि आपने इतनी बार भी पढ़ ली हो तो हर बार ऐसा लगता था कि समथिंग इज़ मिसिंग। तो मैं फिर बाद में मॉक टेस्ट वगैरह लगाती थी और जो कुछ गलतियाँ होती थी उसको अपने नोट्स में लिख लेती थी कि या बुक में ही हाइलाइट कर लिया था कि इस चीज़ में गलती होती है तो इस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। फिर एनवायरनमेंट का भी सेम जैसे मैंने बताया तो ऐसे करके मैंने सारे नोट्स तैयार कर लिए थे। हिस्ट्री में अगर बात करें तो हिस्ट्री में भी अ, मैंने जैसे कोचिंग करी थी जिसे जैसे हर बार आपका होता नहीं है तो आप कुछ कोचिंग लास्ट में जॉइन कर लेते हो या मेंस के लिए जॉइन कर लेते हो। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लास्ट में क्लासेस लगाते हैं आपकी कि ठीक है 1 महीने की क्लासेस हैं या 2 महीने की हैं तो उससे कुछ-कुछ नोट्स बनते रहते थे आपके। तो मैं मेरे भी वही नोट्स थे, मैं उसी में एनसीईआरटीज़ वाला लिख लेती थी। उसी में मुझे क कोई अच्छा मैं कुछ पीटी 365 पढ़ रही हूँ और उसमें कुछ आ गया, मैं उससे अपने नोट्स को एनरिच कर लेती थी। नितिन सिंघानिया है सेलेक्टिवली वो पढ़ लिया। तमिलनाडु हिस्ट्री बुक से कुछ लोग वो पढ़ते थे तो मैंने तो नहीं पढ़ी थी वो। तो मैंने बहुत ही कल्चर के लिए और हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़ के अलावा स्पेक्ट्रम पढ़ी थी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो बेसिक बुक्स ही हैं मतलब आप ये देखिए कि आप बेसिक बुक्स पढ़ेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे या बुक्स में ही हाइलाइट कर लेंगे और एनरिच करते रहेंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। उसके बाद में क्या बच गया करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए तो पेपर तो आपको पढ़ना ही है, अपने नोट्स बनाने हैं। उसके साथ कोई समझौता नहीं है। मैं जैसे शुरू में तो नहीं बट बाद के अटेम्प्ट्स में मैंने क्या किया था कि ओनली आईएएस में मैं एडिटोरियल सेक्शन जो उसका आता है वो सुनती थी। और जब आप टेस्ट लगाते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो या कुछ लगाते हो तो आप रेफर करते हो मल्टीपल साइट्स। तो मैं जैसे आईएएस बाबा था और इनसाइट्स के थे, तो मैं उसके भी एडिटोरियल पढ़ती थी। तो मुझे जो यूज़फुल लगता था मैं उसकी अपने उसमें छोटा-छोटा लिख लेती थी अपने नोट्स में ना कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसको बार-बार रिवाइज़ करना है एंड एग्ज़ाम में आ सकता है। उसके बाद में करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़ मैगज़ीन्स के अलावा आई यूज्ड टू रेफर टू पीटी 365 मैं उसको पढ़ती थी लास्ट में और दैट रियली हेल्प्ड मी कि किसी टाइम कई बार होता है एग्ज़ाम का पैटर्न इस तरीके का है कि बहुत चीज़ें उसमें से नहीं आती हैं बट ओवरऑल आप उनको पढ़ते हो तो आपका एक बेस तो बनता ही है। और तो ये हो गया प्रीलिम्स के लिए और प्रीलिम्स में तो क्योंकि आप भी देखेंगे कि बेसिक बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और हर सब्जेक्ट की जैसे मैंने बताया बेसिक बुक्स हैं। आप उसी उन बुक्स को ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिए। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तैयारी कम है या कुछ है, वो सबको लगता है, मुझे भी लगता था और मैंने
मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि इतना वॉल्यूम बढ़ा लिया था अपनी प्रिपरेशन का, इतना फैला लिया था कि मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन लास्ट में यही समझ में आता है कि प्रीलिम्स में वो स्ट्रेटजी आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, आपके लिए जब आप प्रीलिम्स में बैठते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा स्कोर जो रहा था, वो 130 प्लस रहा था। और मतलब मैं हर बार मैं आईएफएस क्वालिफाई कर लेती थी प्रीलिम्स, बट मैंने क्योंकि मैं शुरू में भर्ती ही नहीं थी आईएफएस, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मुझे लगा दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ लाइक कुछ अलग ही टेक्निकल वो है, जिसमें टेक्निकल लोग जाते हैं, बहुत बहुत सब्जेक्ट, पता नहीं कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या है। तो आई डिडंट हैव दैट मच नॉलेज। तो मैंने शुरू में नहीं उसको लगाया था। बट बाद में जब मैं देख रही थी कि मेरा आसानी से प्रीलिम्स निकल रहा है और मुझे थोड़ी अवेयरनेस हुई, तो मैंने आईएफएस का देना शुरू किया और आई क्वालिफाइड इन थर्ड अटेम्प्ट। तो क्योंकि शुरू के 2 में मैं प्रीलिम्स तो मेरा निकल रहा था, लेकिन मैं सीरियस नहीं थी क्योंकि मेंस को लेके। और बहुत स्मॉल गैप, बहुत स्मॉल टाइम पीरियड होता है जो आपके प्रीलिम्स उसके मेंस, सिविल्स के मेंस के बीच में और आईएफएस के मेंस के बीच में था, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था उतना। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। मैं अभी आपका पहले मैं आपका पूरा प्रिपरेशन के बारे में बता रही हूँ, इसलिए आई एम नॉट आंसरिंग योर क्वेश्चंस। तो उसके बाद में आप मैं मेंस में मेरा आईएफएस मेंस में मेरा जो सब्जेक्ट था, वो फॉरेस्ट्री था और जियोलॉजी था। उसमें मैंने फॉरेस्ट्री के लिए तो आपकी बेसिक बुक्स है, ये एक एलएस खन्ना पढ़ी थी, और ये मणिकंदन एंड प्रभु की बुक जो है बेसिक, उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था। और क्योंकि आप देखते हो जिसका बहुत जल्दी हो जाता है, वो बहुत कम टाइम में ज्यादा मतलब बुक्स नहीं पढ़ते, थोड़ा पढ़ के और उसी को मल्टीपल रिवाइज करके निकाल लेते हैं। बट क्योंकि मेरे लिए ये लंबी जर्नी थी, तो मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, विच आई वुड सजेस्ट कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको यू शुड लिमिट योरसेल्फ टू बेसिक बुक्स एंड रिवाइज एज मेनी टाइम एज पॉसिबल। तो ये गलती मैंने करी, तो आप मत करिएगा। क्योंकि जब आपको गाइडेंस नहीं मिलता है, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को पर्सनली इतना कोई गाइडेंस मिला नहीं था। तो इसलिए मेरी प्रिपरेशन इस तरीके से मतलब बहुत फैली हुई प्रिपरेशन रही थी। बट मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगी, तो आप कुछ बेसिक बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, और उसमें आप उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, अपने नोट्स बनाइए, उनको एनरिच करती रहिए। जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उनमें से कुछ आपको अच्छा लगे, हाइलाइट कर लिया, अपने नोट्स में लिख लिया। या फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कोई डायनेमिक टॉपिक कुछ ऐसा चल रहा है, आपको लगा कि ये आ सकता है या इम्पोर्टेंट है, उससे भी अपने नोट्स को एनरिच कर लीजिए। तो अपने ही नोट्स को बेस बनाइए, ताकि आप लास्ट में बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सके, और आपका रिकॉल जो टाइम है ना, रिकॉल टाइम, एक्टिव रिकॉल आप कर सके उस टाइम पे, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और ऐसे ही मैंने मेंस में मेरा एक दो क्योंकि आईएफएस में दो ऑप्शन होते हैं, तो मेरा एक जियोलॉजी था और एक फॉरेस्ट्री था। जियोलॉजी बिकॉज मैं मेरा ज्योग्राफी था, तो हमें लगता है कि इट्स सिमिलर टू दैट, दो इट्स नॉट, ओनली वन और टू चैप्टर्स आर सेम। उसके बाद में मैंने इसका फॉरेस्ट्री का मैंने क्लासेस ली थी, हॉर्नबिल क्लासेस हैं फॉरेस्ट्री के लिए, तो उससे भी पढ़ा था और फिर लास्ट में कंसोलिडेट करके अपने नोट्स बना लिए थे, और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, एंड इट हेल्प मी। बहुत मुझे ये लगा कि मतलब मेरा प्रिपरेशन अच्छा है। उसके बाद में जियोलॉजी के लिए मैंने बुक्स भी रेफर करी, और ऑनलाइन क्लासेस भी मैंने ली थी। ये 2017 बैच के सर हैं, प्रभाकर प्रियदर्शी, तो उनके उस टाइम पे क्लासेस थी, इवोल्यूशन पे अवेलेबल थी। तो मैंने किसी फ्रेंड से ऑनलाइन वो क्लासेस आई थिंक परचेज करी थी। और उसमें मैं अपना प्रिपरेशन तो कर ही रही थी बेसिक बुक्स के साथ, जैसे बांगर है, और आपका एमपी बिलिंग है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के लिए। तो इसके साथ में मैंने सर के क्लासेस रेफर किए, और उससे मैंने प्रिपरेशन किया। और इसमें जैसे आप जानते हैं, 4 पेपर होते हैं, 2 सब्जेक्ट्स के अलावा 2 और होते हैं, जैसे जीके होता है और इंग्लिश होता है। तो उसके लिए तो क्योंकि यूपीएससी का आपका सबका सिलेबस कॉमन है, तो अलग से कुछ नहीं करा। प्रीलिम्स की आपकी प्रिपरेशन इतनी हो रखी थी, मेंस की इतनी हो रखी है, तो फिर आप नहीं अलग से कुछ करने की जरूरत है। तो उसके बाद इंटरव्यू इंटरव्यू में क्योंकि
कुछ ऐसा था लास्ट में कि आई कुडंट, देयर वाज़ सम ट्रेजेडी एट माय होम, तो मैं इंटरव्यू के टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा मॉक भी नहीं ले पाई थी। आई थिंक मैंने एक ही दिल्ली में जाके एक शंकर आईएएस में ही एक मॉक किया था और मैंने 2 मॉक ऑनलाइन करे थे। तो ज़्यादा मेरे को ये नहीं था, पर मेरा मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि मॉक करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। नहीं भी हुए हैं तो आई विल गो विद कॉन्फिडेंस इन द इंटरव्यू। और आई स्कोर्ड गुड मार्क्स, 207 मार्क्स मैंने स्कोर किए। तो दैट वाज़ डिसेंट एंड आई न्यू दैट आई विल स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि इंटरव्यू कई बार आपको फ़ील आ जाता है कि आपने अच्छा किया है, अच्छे से क्वेश्चन्स को एड्रेस किया है और आप कॉन्फिडेंट थे। एंड माय जर्नी वाज़ वेरी लॉन्ग एंड आई इट वाज़ काइंड ऑफ होता है ना कि आप अपनी पर्सनैलिटी, यू बिकम अ बेटर वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ विद ईच अटेम्प्ट, अगर आप ढंग से करते हैं तो। एंड तो मेरे को ऐसा कोई इंटरव्यू के लिए तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि इट वाज़ अ स्ट्रगल। अब मैं आपके क्वेश्चन्स ले लेती हूँ, जो आप लोग पूछ रहे हैं। तो व्हाई आईएफएस ओवर आईएएस? इनसाइडर व्यू एंड सजेशन। हाँ, ऐसा नहीं है व्हाई आईएफएस ओवर आईएएस, अब तीनों ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है और कि आपको क्या है, बिकॉज़ ये कोई कंपैरिज़न नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है, ऑल ऑल आर गुड। और ऑब्वियसली हम जब यूपीएससी के प्रिपरेशन में आते हैं, तो आप भी जैसे आए होंगे, तो हम बोलते हैं आईएएस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। नोबडी सेज कि हम आईएफएस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। सो क्योंकि लोगों को कम नॉलेज होती है अब तो। जब हमने स्टार्ट किया था तो इट वाज़ नॉट दैट मच, बट अभी तो है, अच्छे से लोगों को पता है एंड पीपल नो अबाउट एवरीथिंग। तो आप जिसकी भी तैयारी मुझे करनी थी, क्योंकि आई आई वाज़ प्रिपेयरिंग बोथ फॉर सिविल सर्विसेज एंड देन आई स्टार्टेड इन माय लास्ट अटेम्प्ट आई गॉट टू नो अबाउट आईएफएस। एंड ऑब्वियसली तो अ, थोड़ा लेट मैंने स्टार्ट किया, और मुझे पहले से नॉलेज होती तो आई वुड हैव स्टार्टेड मच अर्लियर। तो आप अगर जल्दी कर सकते हैं तो आप इट्स अ गुड गुड सर्विस। आप इंटरेस्ट अपना रखिए एंड इट प्रोवाइड्स यू सो मच अपॉर्चुनिटीज टू सर्व योर नेशन, योर टू मैनेज योर नेचुरल रिसोर्सेज। एंड स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें मैम? स्टडी में कंसिस्टेंसी, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और आजकल तो, तब इतना शायद डिस्ट्रैक्शन नहीं था जब हमने स्टार्ट करा था 14-15 में, तो इतना कहाँ डिस्ट्रैक्शन था। पर फिर भी लाइफ गिव्स यू सो मेनी थिंग्स अबाउट टू बी डिस्ट्रैक्टेड अबाउट। तो डिस्ट्रैक्शन हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगा। पर आप इसमें आपका एम, एक तो आप किस लिए आ रहे हैं, आपके वैल्यू सिस्टम से डिसाइड होता है कि मैं क्यों, मैंने कोई चीज़ चूज़ करी है। तो आप उस हिसाब से आई थिंक आपको कंसिस्टेंसी होगी कि आप अच्छा रूटीन रखिए, स्टार्ट अर्ली, क्योंकि मॉर्निंग में आपका ऐसा टाइम होता है कि आप जल्दी उठ जाते हैं, तो अ, आपके पास में अच्छे क्वालिटेटिव आवर्स यू कैन पुट इनटू स्टडी। तो और आपको गिल्ट फैक्टर कम हो जाता है एज़ द डे पासेस एंड यू आर नॉट एबल टू स्टडी। तो आपने दिन में अगर 4-5 घंटे भी पढ़ लिए हैं सुबह मॉर्निंग में, तो आप फिर बाद में आपको लगता है कि ठीक है, कितना भी खराब हो जाएगा तो आई हैव स्टडीड एट लीस्ट दैट मच। तो कंसिस्टेंसी आप बना के रखिएगा, क्योंकि दैट कंसिस्टेंसी, एज़ दे से, इट इज़ द रेयरेस्ट वर्च्यू एंड आई आल्सो फेल्ट द सेम। आपको अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है और आप इस तरीके से आपको है कि आप घर पे नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप लाइब्रेरी जॉइन कर लीजिए। व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। देयर इज़ नो वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच, एंड वी ऑल गेट सक्सेस बाय डिफरेंट मेथड्स। एंड दिस इज़ जस्ट द थिंग व्हिच वर्क फॉर मी। तो मैं उस हिसाब से आपको बता सकती हूँ। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन? फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन इज़ to ask the question why you want to be IAS, IPS, IFS officer, or why you want to prepare for this exam। तो आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका वाई ही अगर दूसरों के मोटिवेशन से आ रहा है कि सब लोग कर रहे हैं या मेरे पड़ोसी कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगा। और अगर आप जानते हैं कि नो, मुझे क्यों स्टार्ट करना है, मुझे देश को सर्व करना है, और दिस विल डू जस्टिस विद माय टैलेंट एंड माय क्वालिफिकेशन, और मतलब मेरे लिए ये सही रहेगा, मैं कुछ अच्छा करना है मुझे। तो आप उस व्हाय से स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू इट विल बी गुड स्टेप। फिर आपका क्वेश्चन है एक, जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो इनसफिशिएंट लगता है।
हाँ, बिल्कुल क्लासेस कोई भी आपकी शुरू में आप जब कोचिंग करते हो, आप सिर्फ़ क्लासेस आपका बेसिस नहीं हो सकता। आपको जैसे एनसीईआरटीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते। एनसीईआरटीज़ से आपका बेस बनेगा। क्लासेस हैं आपकी, हो सकता है सारे टीचर्स भी किसी क्लासेस में अच्छा नहीं पढ़ाते। तो आप एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए, आप एक क्वेश्चन्स देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखिए। आप देखिए कि क्या रिपीट हो रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या वो उसके साथ मैच कर रहा है या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उससे आप स्टार्ट करिए एंड क्लासेस हेल्प करती हैं डेफिनिटली, इट हेल्प्ड मी। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई वैल्यू नहीं होता है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि आप शुरू में स्टार्ट करते हो, सो यू डोंट नो और ऐसा भी नहीं है कि करना ज़रूरी है। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उस टाइम पे इतने नहीं थे। तो आजकल तो आप हाइब्रिड मोड में भी कर सकते हैं एंड व्हाटएवर सूट्स यू। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। जैसे मेरा तो एक बहुत लंबा जर्नी रहा है। कुछ लोगों का सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में भी निकलता है, तो मेबी अ, उनका स्मार्ट स्ट्रैटेजी रहता होगा, किसी का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रहता है, किसी का हार्ड एंड स्मार्ट बोथ और किसी का बैकग्राउंड इस तरीके का रहता है कि शुरू से पता होता है कि हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। फिर व्हाट इज़ योर सोर्सेज़? सोर्सेज़ मैंने आपको बताए हैं। कोई पर्टिकुलर आपका किसी सब्जेक्ट में जानना है तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी कैसी रहती थी मैम? रिवीजन मैंने बहुत सारा किया। रिवीजन में क्या रहता था कि आप शुरू में क्या होता था क्योंकि मैंने प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा फैला दिया था। बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी थी। आप यकीन मानिए कोई ऐसी बुक या कुछ ऐसा नहीं बचा था मार्केट में जो मैंने नहीं पढ़ा हो। पर धीरे-धीरे आपको समझ में आता है कि लेस इज़ मोर एंड आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जैसे प्रीलिम्स आप देखिए तो आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दीजिए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आप बेसिक बुक्स को मल्टीपल जितना बार हो सकता है आप रिवाइज़ करिए। तो आपको पता चल जाएगा फिर आपको गैप्स भी पता चलते हैं जब आप क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है तो मैं इसमें हो सकता है दूसरे कुछ आपको कुछ बता रहे हैं लेकिन इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। तो आप बेसिक बुक्स के अलावा आप कुछ कोचिंग के रेफरेंस ले लीजिए या फिर आपको कोई ऑनलाइन कोई आपको कोई अच्छा दिख रहा है कि किसी के नोट्स हैं, कोई वेबसाइट है, तो गो फॉर इट। बट अपने अपने नोट्स ही बनाइए मतलब ज़्यादातर जितना हो सकता है और उन्हीं को रिवाइज़ करिए, एनरिच करिए। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में यार मैंने तो जैसे मैंने बताया शुरू में श्रीराम की क्लासेस ली थी मैंने और उनकी इकोनॉमी काफ़ी फेमस दिखी, तो मैंने वो पढ़ा था। उसके बाद में मृणाल को मैंने पढ़ा और दोनों से मैंने और तब तक मैंने क्योंकि बहुत ये कर चुकी थी मैं एफर्ट तो एनसीईआरटीज़ भी पढ़े ही थे। फिर उससे अपने नोट्स बना लिए थे और बहुत ऐसे मानिए कि मैंने 6-7 पेजेज़ में अ, 6-7 पेजेज़ में मेरे सारे नोट्स थे और मैं कुछ 1 दिन में मैं पूरा इकोनॉमिक्स बेसिक सब कुछ मैं रिवाइज़ कर सकती थी करंट अफेयर्स के अलावा। तो ये मेरे को काफ़ी हेल्प किया। अ, आपका क्वेश्चन है पॉलिटी जीएस2 कहाँ से किया? यार पॉलिटी जीएस2 मैंने पॉलिटी पढ़ी रखी थी जैसे कि लक्ष्मीकांत है और जब आपका करंट अफेयर्स से आप पढ़ते हो पीटी 365 या कुछ है तो आप बहुत सारा पढ़ लेते हो और जब आपने कहीं कोचिंग करी है तो उसके भी आपकी क्लासेस होंगी फिर आप मॉक टेस्ट देते हो उसके पेपर लगाते हो फिर उसमें पता चलता है आपको कि हाउ टू एड्रेस सर्टेन क्वेश्चन तो आप उसी से आपको क्लैरिटी आती है कि गैप कहाँ है जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको आपकी वीकनेसेस समझ में आएंगी एंड देन यू कैन वर्क ऑन दैट। फिर आपका है फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है, मेजर मिस्टेक्स क्या होती हैं? मैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला तो कुछ नहीं दे सकती हूँ बट जो मैंने मिस्टेक्स करी है मैं आपको बताऊँ तो आप क्या अवॉइड कर सकते हैं। कि आप अपना प्लान पहले इस तरीके का बनाइए कि आपको प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको कि इतने महीने आपको प्रिपरेशन करना है, मान लो 6-7 महीने आपको प्रिपरेशन करना है, तो आप पहले बेसिक बुक्स इकट्ठा करिए, सिलेबस देखिए क्या है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए जिसमें हो सकता है पॉसिबल है नोट्स बनाइए, मल्टीपल रिविजन्स कीजिए और बहुत सारे मॉक पेपर लगाइए, तो आप डेफिनिटली यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू क्लियर इट। मेजर मिस्टेक्स यही है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को फैला लेते हो और बहुत सारा पढ़ते हो, डाउट करते हो और बेसिक्स को बार-बार रिवाइज़ नहीं करते हो।
तो लास्ट में आप कम समय में रिवाइज नहीं कर पाते हो। तो आप अपना कंसोलिडेट करिए, कहते हैं ना पढ़िए कम रिवाइज ज्यादा करिए। तो सारा सिलेबस कंप्लीट करके आप रिवीजन पे फोकस करिए और मल्टीपल मॉक टेस्ट लगाइए। मुझे छः, मैं फर्स्ट ईयर बीएस ऑन हिस्ट्री एंड क्या, मुझे 6 से 12 की एनसीईआरटीज के बारे में डेफिनेटली आपका डिपेंड करता है। 6 to 12 सब में नहीं पढ़नी होती है। जैसे आप बाद में आपको लगेगा, एक बार पढ़ के आप देखोगे तो आपको बाद में लगेगा कि 11th 12th भी बहुत सारे जगह काम कर जाएगी विद बेसिक बुक्स। प्लान बी कब से रखना चाहिए मैम? प्लान बी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं जॉब छोड़ के आई थी प्राइवेट सेक्टर में, एचसीएल में। तो अ, मुझे लगता था बाद में, अ, आप 1 साल का ही सोच के आते हो, 1 2 साल का, कि मेरा क्लियर हो जाएगा। बट लाइफ हैज अदर प्लान्स। तो आप कुछ कह नहीं सकते हो, बट प्लान बी होता है आपका तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है एग्जाम में, तो आप प्लान बी के साथ करते हो तो यू कम फ्रॉम ए वेरी कॉन्फिडेंट प्लेस। और आपका चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज आप बहुत फियर के साथ में जाओगे आप, और आपको लगेगा कि अब ये नहीं हुआ तो क्या रहेगा लाइफ में। तो ऐसे अप्रोच से नहीं जाना है, इट्स जस्ट एन एग्जाम। तो आपका सबसे पहले आपका ये मेंटली स्ट्रांग होना आपको बहुत जरूरी है। और मेंटल स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? व्हेन यू आर सिक्योर, व्हेन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, या फिर आपके पास प्लान बी है, तो इट हेल्प्स यू साइकोलॉजिकली। और प्लान बी आपका शुरू से है, बिल्कुल आपका शुरू से रखना चाहिए। मैं भी बहुत सारे एग्जाम देती थी, दो जब मेरा सिलेक्शन हो जाता था तो मैं वहां जाती नहीं थी। जैसे सीएपीएफ का भी दिया था, मेरा मेंस हो गया था, मैं फिजिकल में ही नहीं गई। बैंक में मेरा हो गया था, आई डेंट गो फॉर इंटरव्यू। और ऐसे ही जैसे मैं तो बहुत सारे एग्जाम्स दे रही थी, मतलब साइमल्टेनियसली, कि प्रैक्टिस में भी आपको रहना है। और प्लान बी के लिए नहीं कि मैं, क्योंकि मैं तो प्राइवेट जॉब छोड़ के आई थी, बट एग्जाम देने चाहिए, आपको लग रहा है कुछ और बिल्कुल शुरू से आप रखेंगे तो हेल्प करेगा। वाई आईएफएस मैम? आईएफएस यार, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस है फर्स्ट ऑफ ऑल, और धीरे जैसे मुझे पता चला तो मुझे मेरा प्रीलिम्स क्योंकि बहुत आसानी से निकल रहा था, 130 प्लस आ रहा था, क्योंकि मेरी इतनी वॉल्यूम हो गया था प्रिपरेशन का कि आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा। और दूसरा ये है कि जब आप स्टार्ट करते हो लेट में तो आप डाइवर्सिफाई करते हो अपने ऑप्शंस। तो मैंने भी आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर आईएफएस आल्सो। हाउ कैन आई improve माई इंग्लिश? आई कैन विद समवन इंग्लिश। हिंदू में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, मुझे होती थी, मैं हिंदी मीडियम से थी, तो आप देखिए मैं कर सकती हूँ तो फिर आप भी कर ही सकते हैं। तो अगर आपको वो हो रही है तो आप डिक्शनरी में मीनिंग देखिए। आपको एडिटोरियल समझ में नहीं आ रही शुरू में तो आप कुछ वेबसाइट्स रेफर कर सकते हैं, वट एवर वर्क्स फॉर यू। लोग एडिटोरियल डालते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे ओनली आईएएस है, उसमें एडिटोरियल डिस्कशन होता है। तो धीरे धीरे आप अपना बेस बनाइए, आप अपने आप को समझिए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, एंड वेयर यू नीड हेल्प। तो आप जितना आप उस तरीके से समझेंगे तो आपके लिए आसान होगा। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था मैम? मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जैसे इंटरव्यू में, मेरा 2020 बैच है, तो उस टाइम जैसा कि आप जानते हैं कोविड का टाइम था। मैं घर पे थी, और मेरे घर पे कुछ ट्रेजेडी हुई थी उस साल। जब इंटरव्यू होने वाला था, मेंस का रिजल्ट आया था और इंटरव्यू के बीच में, तो मैं मतलब आई वाज नॉट इन राइट स्टेट ऑफ माइंड। बट क्योंकि मेरा प्रिपरेशन और मेरा जर्नी इस तरीके से रहा था कि मैं बहुत हार्ड वर्क पुट कर चुकी थी, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि आई कैन टैकल द प्रेशर, आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट विद माय प्रिपरेशन एंड एफर्ट्स। तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। और मेरा अच्छा रहा था। व्यास सर का मेरा बोर्ड था। और मैं जैसे बताती हूँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि आप फॉरेस्ट सर्विस में क्यों आई है? फॉरेस्ट सर्विस में तो बीइंग ए फीमेल आप इतना अ, आपको लोनलीनेस होगा या कुछ है। तो मैंने अपना हॉबीज लिखा हुआ था, मेडिटेशन एंड योगा। तो मैंने बोला था, मैंने आंसर दिया था जो, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, बट मेरा आंसर यही था कि सर ये जो है, आप जिसको लोनलीनेस कह रहे हैं, ये सॉलिट्यूड का एक अपॉर्चुनिटी है जो फॉरेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा। और इससे मतलब आई विल बी मोर क्लोजर टू माई एम, माई गोल इन लाइफ। तो दैट वाज, आई थिंक दैट इम्प्रेस्ड देम, आई फेल्ट सो। आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करूं? आंसर राइटिंग आप पहले तो बेसिक बुक्स क्लियर करिए, पढ़िए मल्टीपल टाइम्स। पास्ट पेपर्स उठाइए, यूपीएससी के पेपर उठाइए कि आप किस, जैसे किसी भी सब्जेक्ट में
कि क्या पूछा क्या जा रहा है और पैटर्न क्या रहा है, हाउ इट इज़ चेंजिंग। तो उससे आपको समझ में आएगा कि नीड क्या है और आपका गैप क्या है, और फिर आप लिखना शुरू कीजिए। एक बार जब आपका 2-3 बार जब रिविज़न हो जाए आपका, तो आप स्टार्ट करिए। और उसके साथ में जैसे आप लिखेंगे तो आप एकदम ये मत सोचिए, पहले रुके मत रहिए कि मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊँ, मुझे तो सारी नॉलेज नहीं है एंड देन आई विल स्टार्ट। परफेक्शन कुछ नहीं होता है। तो बोलते हैं ना कि परफेक्शन इज़ द एनिमी ऑफ गुड। तो आप वो मत करिए, आप स्टार्ट करिए एंड यू कैन बिल्ड अपॉन दैट। एनी सजेशंस फॉर जीएस? जीएस में भी वही है, आप बेसिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे और जितना आप रिविज़न करके जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मेंस के लिए आप कर रहे हैं तो आप जितना लिख सकते हैं मॉक टेस्ट उतना लिखिए। उनको अपनी गलतियों को देखिए, रिवाइज़ करिए और आप फिर उसको सुधारिए। और अगर आप प्रीलिम्स में कर रहे हैं तो आप मल्टीपल रिविजन्स आप करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मैं बार-बार बोल रही हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। विद द राइट स्ट्रेटजी, लेस डिस्ट्रैक्शंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, यू कैन डेफिनिटली विद गुड गाइडेंस। आप अपना प्लान बनाइए, एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट्स को समझिए और अपनी प्रिपरेशन को इस उसी हिसाब से आगे बढ़ाइए। और बहुत सारा आप रिवाइज़ करिए, पढ़िए और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए तो बिल्कुल संभव है। असंभव क्या है दुनिया में? बार-बार कंसिस्टेंसी का यही है यार, कंसिस्टेंसी का आप आपका पहले तो व्हाय आपका क्लियर होना चाहिए, आप एग्ज़ाम क्यों क्लियर करना चाहते हैं। उसके बाद में एक आप ऐसा 20 घंटे का आप शुरू में ही मत बनाइए कि मैं 20 घंटे बैठ के पढ़ूँगा दिन में, ऐसा नहीं होता है। उससे आपकी कंसिस्टेंसी को सबसे ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि आप एक दिन 20 घंटे पढ़ेंगे, दूसरे दिन आप एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे, आप मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं होंगे पढ़ने के लिए। दूसरे दिन नहीं पढ़ेंगे, आपका माइंड कहेगा कि अरे! आप तो कंसिस्टेंट नहीं हैं, सो यू विल बी डिफीटेड बाय योर माइंड। तो आप शुरू में ही एक डूएबल, एक गुड शेड्यूल बनाइए कि ठीक है, मुझे 8 घंटे स्टार्ट करना है, 8 घंटे पढ़ना है और 8 घंटे में आप उस तरीके से डिवाइस करिए कोई मेथड की के बेसिक्स पे आप फोकस कर रहे हो, लिखने का भी कंपोनेंट रख रहे हो। तो आप उस तरीके से करिए और 8 घंटे पढ़ने का बनाया है तो स्टिक टू दैट। आप ऐसे मत करिए आज 8 है, कल 7 है। 7 का बनाना है, शुरू में 7 से ही बनाइए। जब आपका 7 पे आप कंसिस्टेंट हो जाओ तब आप 8 पे बढ़ाइए। तो इस ट्रैप से बचना है कि 12 घंटे का बना लिया एंड देन यू आर नॉट डूइंग इट, तो आपका माइंड फिर ना यू यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ कि मैं तो फॉलो ही नहीं करता हूँ, आई एम नॉट ए कंसिस्टेंट पर्सन। आप गिल्ट में चले जाते हो, तो डोंट डू दैट। यदि आपको फिर से एग्ज़ाम देने का मौका मिला तो आप क्या नहीं करना चाहेंगे मैम? मैं अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा नहीं स्प्रेड करूँगी, मैं क्वालिटी को फ़ोकस करूँगी ओवर क्वांटिटी। क्योंकि मेरे से जो विदाउट गाइडेंस जो आपके साथ में दिक्कत होती है, वो यही होती है कि आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो आप सब कुछ अपनी गलतियों से सीखते हो। बट ऐसा नहीं है, आप दूसरे की गलतियों से भी सीख सकते हो। सो देयर आर सो मेनी पीपल, सो मेनी टॉपर्स हू विल टेल यू कि बार-बार कि आप बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, बेसिक्स पढ़िए, उसको रिवाइज़ करिए, अपने नोट्स बनाइए एंड आप लिखने की बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। प्रीलिम्स निकालना है तो आप मॉक बहुत सारे लगाइए, मॉक टेस्ट आप लगाएँगे तो आपको पता चलेगा कि आपसे गलती क्या हो रही है। डेली रूटीन भी सेम ही यार आपके लिए क्या काम करता है, वो है कि आप बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, मतलब मॉर्निंग पर्सन हैं आप या क्या है आपका? तो इट वुड बी बेटर इफ यू गो विद अ कंसिस्टेंट प्लान ऑफ रीडिंग लाइक 6-7 आवर्स एट लीस्ट। तो 6-7 आवर्स आपका अगर कंसिस्टेंट रहते हैं, आप पढ़ते हैं तो देन यू कैन इंक्रीज़ दैट। नोट्स बनाना किस अटेम्प्ट से शुरू करना चाहिए? जब आपका बेसिक्स हो जाए क्लियर, आप एक बार थोड़ा पढ़ने में शुरू में आप बेसिक्स पढ़ेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे। 2-3 बार आप बुक्स पढ़ लेते हैं, बेसिक बुक्स एनसीईआरटीज़, या आपने कोचिंग लिया तो कोचिंग के नोट्स हैं। तो आपको लगता है कि आपने सिलेबस कवर कर लिया है, तो उसके साथ में आप लिखना शु नोट्स बनाना आप जब दोबारा कर रहे हैं तो रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहाँ से नोट्स बनाना शुरू करिए। किसी में तो आपके नोट्स ऐसे होंगे कि बुक में ही आपने, जैसे स्पेक्ट्रम है मान लो, तो आपने बुक में ही अगर उसको हाइलाइट कर दिया तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत बुक है तो आपको उसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें हाइलाइट कर सकते हैं, ऊपर अपने क्वेश्चन्स लिख सकते हैं कि मुझे इसमें डाउट आ रहा है, बार-बार ये रिवाइज़ करना है। दिल्ली जाना चाहिए या फिर ऑनलाइन कोर्स ऑफ ऑप्शनल इज़ गुड आल्सो। मैं तो यार दिल्ली गई थी क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन ऑनलाइन इतना था नहीं। अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेबी अगर मुझे अब चांस मिले तो मैं, अगर मैं अपने घर पे थी तो मैं अपने घर पे रह के और शायद हाइब्रिड मोड में कुछ करती कि वीकेंड्स पे कुछ आपने कुछ क्वेश्चन या आपको कुछ
मॉक देने जाना है या कुछ करना है तो आप जा सकते हैं। बट घर पे रह के भी आप कर सकते हैं, दैट विल सेव योर टाइम। और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपको शुरू में यू नीड दैट द कंपनी ऑफ अदर पीपल एंड टू नो अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू इनिशियली यू कैन ट्राई दैट। एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? वो प्रैक्टिस से होता है यार। अगर आपका रिकॉल टाइम आपका कम है, आपने बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया है, तो आपका कुछ क्वेश्चंस में दैट विल हेल्प यू। बहुत प्रैक्टिस करके रखा होगा आपने, तो आपको दैट विल हेल्प यू। तो ये दोनों चीज़ें ही हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम इज़ वेरी डायनामिक। 6 टू 12 एनसीईआरटी नेसेसरी हैं। हाँ, आप पढ़िए, ऐसी एनसीईआरटीज़ आर नेसेसरी, एनसीईआरटीज़ आपका बेस बनाएँगे और बाद में आपको जब लगेगा ना कि आपको बहुत ज़रूरत भी नहीं है, तो आपका अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएँगी कुछ चीज़ें। मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखना चाहिए मैम? मल्टी डायमेंशनल आंसर आपकी प्रिपरेशन से आता है कि अगर आपकी आपकी प्रिपरेशन बहुत थॉरो आपकी प्रिपरेशन रही है, आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, बहुत सारा समझा है कि क्या इंडिया की पॉलिटी को, इकोनॉमी को, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, तो ऑटोमेटिकली यू विल विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस मॉक लगाइए, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर धीरे-धीरे आपका आंसर बैलेंस्ड होता जा रहा है एंड मल्टी डायमेंशनल होता जा रहा है। एग्ज़ाम्पल देकर समझाइए, ऐसे का स्ट्रक्चर। यार ऐसे का आईएफएस में मैं बताऊं तो मेरे से नहीं इसका इतना वो होता है, बट ऐसे का जो मैं तैयारी करती थी जब मेरा प्रिपरेशन का था, तो मैं योजना कुरुक्षेत्र से मैं उसका देखती थी कि उसका लिखने का जो उसमें आर्टिकल्स होते हैं बहुत अच्छा तरीके से यूज करते हैं, वो इंट्रोडक्शन जैसे लिखते हैं और जिस तरीके से एनालिसिस करते हैं किसी टॉपिक का, तो मैं उसको फॉलो करती थी और उस तरीके से मेरा मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और कंसोलिडेट किया था भाई। आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके होते हो और बहुत बार आप लिखते हो, बार-बार लिखते हो मॉक वगैरह, तो आपको समझ में आ जाता है कि आप में क्या कमी है और आपको कहाँ फ़ोकस करना चाहिए। व्हाय इम्पोर्टेंट इसलिए है यार, क्योंकि व्हाय आप कभी भी कोई प्रिपरेशन शुरू करते हो ना अपनी, तो आप व्हाय मतलब मेरे लिए एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, ये आपको मोटिवेटेड रखेगा। जैसे आप मेरे लिए मोटिवेशन क्या था, क्योंकि आई आई बिलॉन्ग टू अ मिडल क्लास फैमिली फ्रॉम हरियाणा, कंज़र्वेटिव फैमिली, अ, कंज़र्वेटिव सोसाइटी। तो आपके लिए शुरू में यही होता है कि यू हैव टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, टू हैव योर बेसिक राइट्स। तो आप उसके लिए करते हो, तो वो मोटिवेशन इज अ गुड मोटिवेशन। या आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, फिर आपको नाम कमाना है, आपको देश के लिए काम करना है, तो अब धीरे धीरे आपका ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट बहुत बहुत परिपक्व होके आप स्टार्ट करते हो सकता है आपको बहुत बेसिक ये मोटिवेशन हो कि आई वांट टू कि मेरा है सोसाइटी में प्रेस्टीज के लिए, इसके लिए आप स्टार्ट कर रहे हो धीरे धीरे। दिस प्रिपरेशन इज लाइक कि आप एक तरीके से आप नहीं चल सकते, आपको ये बहुत मोल्ड करती है, आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है प्रोसेस। तो आप बिल्कुल आपने वो समाज सेवा की भावना तो होनी ही चाहिए। आई एम प्रिपेयरिंग विलेज इटसेल्फ मैम, कैन आई गिव ऑनलाइन मॉक्स और ऑफलाइन? दोनों ठीक है यार। आप अगर ऑनलाइन आप आपके पास टाइम मैनेजमेंट का है और आपका गांव बहुत दूर है किसी सिटी से या प्रिपरेशन हब से, तो आप महीने में या वीक्स पे जब भी पॉसिबल है विजिट करके आप देख सकते हैं, मॉक्स दे सकते हैं कोचिंग में। क्योंकि उससे आपको क्या रहेगा, थोड़ा एग्जाम सेटिंग्स का आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से बच्चों में बैठ के पेपर देना है। और बाकी आप पढ़िए, घर पे रह के पढ़िए और वहां पे रोज आंसर राइटिंग करिए। न्यूज़पेपर ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो आप यू विल नॉट बी अवेयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट इज आवर पोजीशन इन द वर्ल्ड, व्हाट वी एस्पायर टू डू। तो वो आपको बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपको यूपीएससी में वही पोजीशन पे जाना है ना, डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे जाना है आपको। तो आप डिसीजन कब ले पाओगे किसी पोजीशन पे? आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट ये है कि यू शुड बी अ वेल अवेयर पर्सन। नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स बनाइए आप, परफेक्ट नोट्स शुरू में नहीं बनते हैं। आप नोट्स शुरू करिए, आप बेसिक बुक्स पढ़ के आप उसको हाइलाइट करके कुछ-कुछ चीज़ें नोट करना शुरू करिए। धीरे-धीरे आपको जो अननेसेसरी लगे तो आपके नोट्स की क्वालिटी बढ़नी चाहिए ओवर टाइम। दे शुड यू शुड एनरिच देम। ऐसा नहीं है कि आपने बुक्स में से
एक पैराग्राफ में से पूरा का पूरा पैराग्राफ अपने नोट्स में चिपका दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। आप उसमें से कीवर्ड्स उठाइए और क्या इंपॉर्टेंट है वो उठाइए। वन पेज नोट्स कैसे बनाएं, वो धीरे धीरे आता है, आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, किसी पैराग्राफ में। तो आप उस कीवर्ड को ही वहां नोट करेंगे, या कोई सवाल में आपको लग रहा है कि इस सवाल में ये भूलने के चांसेस हैं, तो आप उसको नोट करोगे। जॉब के साथ प्रिपरेशन करें। हाँ, जॉब के साथ बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। हर दिन आप 3-4 घंटे निकाल सकते हैं, तो आपका आप ये भी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए यार न्यूज़पेपर तो आप पढ़ेंगे ही, साथ-साथ में कोई मैगज़ीन आप फॉलो कर लीजिए या ऑनलाइन। जैसे मैंने बताया, मैंने विज़न 365 मैं लास्ट में पढ़ने के लिए रखती थी और खुद न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और उसमें से जहाँ तक पॉसिबल था कुछ-कुछ हर दिन छोटे-छोटे नोट्स बना लेती थी। दो आई वाज़ नॉट कंसिस्टेंट विद दैट, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, चाहे आप नोट्स बना रहे हो, चाहे आप मैगज़ीन पढ़ रहे हो, तो आपको फ्यू नोट्स मतलब फ्यू रेफरेंस सोर्सेस और ज़्यादा रिविज़न और ज़्यादा ज्योग्राफी का 11-12 एनसीईआरटी के अलावा, जैसे जीसी लियोंग मैंने बताया फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट के लिए वो कर सकते हो, सविंदर सिंह है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। और बहुत सारी सीरीज हैं यार आजकल, तो बहुत सारी कोई आप उठा लीजिए, जैसे ओनली आईएएस भी शायद कराता है, या फिर ज्योग्राफी के लिए कोई मृणाल पे ही आई थिंक किसी ने पढ़ाया हुआ था ज्योग्राफी, उस पे भी आप उठा सकते हो। आईएफएस पेपर्स मीन्स आईएफएस में क्या होता है कि आपका दो ऑप्शन होते हैं, और दो, एक जीएस जी के हम बोलते हैं, और इंग्लिश, ये पेपर होते हैं। तो इसमें आप ऑप्शनल, तो आप जैसे मैंने बताया सबके लिए वही है, सिविल सर्विसेज के लिए भी ऐसा ही है, जैसे आप ऑप्शनल की स्ट्रेटजी है, आप उसके सिलेबस को समझते हैं, तैयारी करते हैं, एंड यू मेक योर ओन नोट्स। आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं, बहुत सारे एग्जाम पेपर्स लगाते हैं, अपनी कमियां जो आपको आ रही हैं उसको दूर करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं। और जीएस में आपका इतना मैंने बताया सब चीज के लिए, आप प्रीलिम्स में ही आप इतना पढ़ चुके होते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। 11th स्टैंडर्ड से स्ट्रेटजी, अभी आप मेरे हिसाब से 11th स्टैंडर्ड से तो आप बस थोड़ा अवेयर रहिए, पेपर वगैरह पढ़िए, और एनसीईआरटी तो आपकी होंगी, वही करिए, सो डोंट मिस ऑन दैट। और आप थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट करिए सराउंडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। कोचिंग इम्पोर्टेंट है कि नहीं, डिपेंड्स डिपेंड्स। आजकल जैसे हो गया है कि आप पहले बेसिक बुक्स पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि मुझे कोचिंग की जरूरत है कि नहीं है। आपको लग रहा है कि आप खुद से कर सकते हैं, अच्छे नोट्स बना सकते हैं, एंड यू आर वेरी कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, तो आप जिस चीज के लिए आपको चाहिए, आप उसके लिए ऑनलाइन कोई क्लासेस चाहिए आपको, आप ले लीजिए, ऑफलाइन चाहिए ले लीजिए, नहीं लग रहा है आपको, और आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दीजिए, मॉक लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जरूरत है कि नहीं। फॉरेस्ट कट ऑफ कैसे क्लियर करना है? फॉरेस्ट कट ऑफ, जैसे फॉरेस्ट का थोड़ा कट ऑफ 10-15 मार्क्स ऊपर ही होता है सिविल्स के कट ऑफ से, तो आपको उसके लिए क्या करना होता है, जैसे आप पहले, अपार्ट फ्रॉम कि आप जो बेसिक्स आपने, मैं ये समझ रही हूँ कि आपने बेसिक्स क्लियर कर लिया है, एडिशनली आप पूछना चाह रहे हैं क्या करते हैं, तो एडिशनली कुछ नहीं होता है कि कुछ स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे मेरे लिए जो काम किया कि मैंने बहुत प्रिपरेशन बहुत ज्यादा वो कर रखी थी, तो मुझे ज्यादातर जब ऑप्शन से एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि मैं हर बार क्लियर कर रही थी, तो एक कॉन्फिडेंस भी था और नॉलेज बेस भी काफी हो गया था। लेकिन आपका ऐसा नहीं है, आप स्मार्ट मेथड से भी आप कम टाइम में कम बुक्स को बार बार रिवाइज करके, और कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर देख के आप देख सकते हो, मॉक लगाइए और आप उसमें से एलिमिनेट करिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यू आर इम्प्रूविंग। क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, ये कैसे पता करें? क्वेश्चन की डिमांड क्वेश्चन देखने से पता करते हैं। 2026 के लिए कब तक सिलेबस एंड नोट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए? आप एग्जाम से पहले आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका सिलेबस कम से कम 2-3 महीने पहले तक आप ऐसा फील होना चाहिए आपको कंप्लीट करके आप रिवीजन पे पूरा फोकस कर रहे हैं, तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखिए। मैम आईआईटीएन आईएम वालों का डर लगता है। ओके, तो आपको
किसी इसमें कुछ नहीं है, आप एग्जाम में देखेंगे कौन क्वालिफाई कर रहा है, तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। ये किसी का आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि किसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। कॉलेज, स्कूल, कॉलेजेस डजंट मैटर। आई एम फ्रॉम ए वेरी ऑर्डिनरी स्कूल। मैं तो गांव के स्कूल से पढ़ी हुई हूँ यार, हिंदी मीडियम से। तो मेरे से तो बेटर ही उसमें हो गए तुम। और कितने सारे लोग हैं जो इस तरीके से बहुत ऑर्डिनरी जिनका बैकग्राउंड होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड वर्क मैटर्स, योर स्ट्रेटेजी मैटर्स। मैम, आपका बैकग्राउंड अटेम्प्ट एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बताया मेरा बैकग्राउंड, मैंने बीटेक किया है सीएससी से। और मैं हरियाणा से हूँ, मैंने गुड़गांव से एपीजे कॉलेज से मैंने किया है, एपीजे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और मैं अटेम्प्ट आई क्वालिफाइड इन, मैंने आईएफएस थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। बट यूपीएससी सिविल्स में मैंने सारे, आई एग्जॉस्टेड ऑल द अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट्स। तो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। हिंदी मीडियम से, हिंदी मीडियम से अच्छा हाँ ठीक है, आप भी हिंदी मीडियम से, नो नो प्रॉब्लम। क्वालिटी ऑफ योर प्रिपरेशन मैटर्स, योर हार्ड वर्क मैटर्स। मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है, 1.5-2 साल एचसीएल टेक्नोलॉजीज में। उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। कोचिंग में आपका अगर ये सवाल है कि कोचिंग में आपने एनरोल किया है क्या, उसी का सिलेबस काफी है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। मैंने कोचिंग भी ली थी, उसके अलावा मैंने फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कोचिंग इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि वो आपको बहुत रेडीमेड तरीके से कुछ चीजें सर्व कर दी जाती हैं। तो अगर आप बहुत शुरू से शुरू कर रहे हैं तो आपको किताबें पढ़ के, क्योंकि आप बुक्स को रिप्लेस नहीं कर सकते किसी शॉर्टकट से। तो आप दोनों उसको कॉम्प्लीमेंट करिए उससे। और बुक्स भी पढ़िए, बेसिक बुक्स पढ़िए। और अब देखिए फिर आप कि आपको कहाँ गैप है, तो यू कैन गो फॉर एडिशनल सोर्सेज। सीएससी और आईएफएस की प्रिपरेशन साथ में कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स तो सेम ही है। मीन्स में आपका उसमें ऑप्शन आपको अलग लेने पड़ते हैं, बाकी प्रिपरेशन तो सेम ही है। और जीएस की प्रिपरेशन तो आपकी सारी ही साथ में हो जाती है। प्रीलिम्स आपका इसमें कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है, 10-15 नंबर। तो दैट्स ए मेजर ऑब्स्टेकल। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और बिल्कुल तैयारी साथ में कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब के साथ क्या ऑनलाइन कोचिंग लेकर प्रिपरेशन करना सही है? जॉब के साथ आप ऑनलाइन कोचिंग वही बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं आप, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। एक तो जॉब कर रहे हैं आप, तो आपके पास वैसे ही आप इतने थक जाते होंगे कि आपके पास ज्यादा इतना समय नहीं है कि आप फिजिकली जाके कहीं पे प्रिपरेशन करें। तो आप बिल्कुल इस तरीके का मेथड यूज कर सकते हैं कि आप हर दिन आप 3-4 घंटे कंसिस्टेंटली आप अपनी प्रिपरेशन को दे रहे हैं। तो मोस्टली आपके वही सवाल हैं, आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। और आपको एक, अगर मैं आपको एक साइट बताना चाहूँ कि आई स्टार्टेड विद वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम प्रिपरेशन, विशाल। तो इसमें यूपीएससी कलरफुल नोट्स है, उसमें मैप्स के थ्रू आपको सारी चीजें समझाई गई हैं। सो यू मे फाइंड इट यूजफुल, यू कैन रेफर टू इट। और यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन माय इंस्टा हैंडल आल्सो, वरना फोगाट आईएफएस पे। और यूपीएससी टाइम पे भी आप मेरे को अगर कोई आपको सेशन करवाना है कुछ है, तो वी कैन टेक सम अदर सेशन स्पेसिफिकली ऑन मेंस, या फिर आईएफएस के जियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है उस पे, या फॉरेस्ट्री पे। एसएससी एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन साथ में कैसे कर सकते हैं? आ, बिल्कुल लोग करते हैं, आप कर सकते हैं अगर आप प्लान भी तैयार कर रहे हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट मेन है। आप कुछ आवर्स ऑफ प्रिपरेशन आप उसको दीजिए, बट बी कंसिस्टेंट एंड मेक सम प्लान, डिवाइस प्लान, कि आप दोनों को बैलेंस कर सकें। ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन आई थिंक आई हैव आंसर्ड। यूजफुल गवर्नमेंट वेबसाइट कौन सी है? गवर्नमेंट वेबसाइट पीआईबी हम यूज करते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट पर। बाकी इतनी सारी आपको जो यूजफुल लगे आप एक दो रेफर करिए। जैसे इनसाइट्स का आई यूज टू फॉलो ओनली, आईएएस आई यूज टू। कोई एक परमानेंट या कुछ ऐसा नहीं है, कहीं पे कोई चीज आपको मिल रही है अच्छी तो आप फॉलो करिए।
वैल्यू एडिशन कौन से सोर्सेस से करना चाहिए? वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? वैल्यू एडिशन है कि अपने बेसिक्स आपने पढ़ लिया। अब एग्जाम की डिमांड के हिसाब से और अपने नॉलेज गैप के हिसाब से आप देखते हो कि कौन से सोर्सेज आप किसी चीज के लिए जैसे ज्यादा सोर्सेज यूज कर सकते हो। इफ वन इज नॉट सफिशिएंट, तो आप जैसे एनवायरनमेंट के लिए इतना डायनेमिक है, आप करंट्स भी पढ़ते हो, तो आप मैगजीन वगैरह पढ़ते हो, आपको किसी के नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप वहां से देख सकते हो कि अगर वो रिपीटेटिव नहीं है तो उसमें से कुछ एडिशनल उठा लिया एग्जाम की डिमांड के हिसाब से। आप जैसे बेसिक बुक्स पढ़ते हो, उसमें ऐड कर सकते हो आप अपने नोट्स में। रिवीजन तो बहुत किया यार मैंने। रिवीजन का पूछ रहे हैं लोग कि कैसे कितनी बार रिवाइज करना है। रिवीजन का कोई लिमिट नहीं है, आपको जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो। वो आपका तभी होगा जब आपके कंसोलिडेटेड नोट्स बन जाएंगे, और लास्ट में आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि आप कुछ घंटों में भी उसमें से देख के आप रिवाइज कर सको। अगर ऐसा आपका प्रिपरेशन हो गया है तो आपका टाइम पीरियड बहुत कम हो जाएगा निकालने का एग्जाम पर। रिवीजन बहुत किया पर भूल जाते हैं, वही है, आप अगर भूल जाते हो तो यू वेरी गुड कि आप यू आर अंडरस्टैंडिंग योर लिमिटेशन। तो आप और रिवाइज करिए, आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। लिखने से अगर जो जिन लोगों को रिवीजन में दिक्कत होती है, वो लिख के अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उनको इट हैज बीन फाउंड दैट इट हेल्प्स। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था और रिवाइज्ड इट मल्टीपल टाइम्स। और कुछ करंट अफेयर में आता था तो आई यूज्ड टू मेक नोट्स, और उसमें मैं देख लेती थी कि अभी ये करंट में ये चीज इंपॉर्टेंट चल रही है तो उसी को बार बार थोड़ा बाकी टॉपिक से ज्यादा रिवाइज कर लेती थी। आंसर पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, डायग्राम बनाना सही रहेगा। डायग्राम आप जहाँ बना सकते हो बिल्कुल बनाना चाहिए, और पॉइंट वाइज जरूरी नहीं है आपका कि क्या पूछा गया है, डिपेंड्स। कहीं पे आप यू कैन यूज मिक्स्ड अप्रोच। पैराग्राफ में लिख रहे हो और कहीं पे आपको लग रहा है कि इट विल सेव योर टाइम एंड विल मेक योर आंसर मोर एनरिच्ड, और जो एग्जाम की डिमांड है उसके हिसाब से तो आप तो लिख सकते हैं बिल्कुल। ऐसा पूरा पूरा नहीं कर सकते कि आप एक पॉइंट वाइज ही आपने सारा आंसर लिख दिया। तो वो तो बहुत इस तरीके से होगा कि आपने मतलब सिर्फ बिना समझे उसको कुछ भी पॉइंट्स आप लिख के आ गए हो। यू शुड एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। So I think I have addressed most of the questions now. Most of the questions are repetitive. तो अगर we can take a different session with the UPSC time, and आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करनी हो तो यू कैन गिव योर सजेशंस। आप साइट पे जाके, उनकी वेबसाइट पे जाके भी आप लिख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी नीचे लिख सकते हैं कि आपको किस पे सेशन चाहिए, एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर दिस। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।